ओके, सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्टिल अभी तक हमने एक ग्लिम्स देख लिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। हम लोगों ने पूरा एक ग्लिम्स देख लिया है कि हाँ किस तरीके से एक बायोलॉजिकल सिस्टम में रिप्रोडक्शन की रेंज है। ओके, उसमें हम लोगों ने मेनली फोकस किया ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड उसके बाद ए सेक्सुअल में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखे जो कि हायर प्लांट्स में भी रिपोर्टेड है। ओके बच्चा, क्लियर? उस चैप्टर से सिर्फ आपको नोट्स में एग्जांपल्स कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ रिपोर्टेड है, किस तरीके का टाइप है, वो सारी चीजें निकालनी होगी, समराइज करनी है। तो कल का टेस्ट देने के बाद हम उस पर बात करेंगे। नाउ इसी चैप्टर का एक सब पार्ट आप डिटेल में देखोगे, दैट इज एक पोर्शन को ले आओ, एक ऑर्गेनिज्म ले आए हम, यहाँ पे लिख दिया फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, मीन्स कौन सा डिवीजन? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। सुनो अब ध्यान से, बैठो। ये फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर को फॉर्म करते हैं। ओके, यस, गुड। इतनी कहानी तो सबको पता है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है? फ्लावर, जो कि बहुत पहले भी पढ़े हुए हो। ठीक, मैं एक बार रिकॉल करा दूंगी, आप एक बार पढ़ लो बस। सिंपल कि रिंग कैसे है, क्या परफेक्ट है, क्या बायसेक्सुअल है, वो सारी चीजें आप देखोगे। अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, मैंने बताया था तुम्हें। अब ये देखो, मुझे ऐसी चीजों में मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। ऑर्गन वर्ड अपन प्लांट के लिए नहीं यूज करते हैं टेक्निकली। जब आप हायर स्टडी करते हो तो यू कंसिडर प्लांट्स एज अ टिश्यू सिस्टम। ओके, बट अगर ऑर्गन देखा है तो लीफ, स्टेम, फ्लावर, रूट, ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लांट की ऑर्गन। तो हमें क्या पढ़ना है? फ्लावर एक ऑर्गन के पार्ट ऑफ व्यू से, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट ऑफ व्यू से। फिर से वही बात है, अब आपको रिप्रोडक्शन देखना है तो इवेंट्स को आप डिवाइड करोगे। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, जिसमें फटाफट बताओ दो फेज क्या होंगे? व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? ओके, बी, अब तक रिप्लाई आ जाना चाहिए कल। गैमेट ट्रांसफर, एक तो फॉर्मेशन, दूसरा गैमेट ट्रांसफर। दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो गैमेट फॉर्मेशन होगा गैमेटोजेनेसिस से, उसको ट्रांसफर करना, उसके पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज करना। देन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा फ्लावरिंग पार्ट में, फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई हेडिंग इज डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका डिप्लॉयड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये आज का लेक्चर एकदम सोल की तरह होगा कि आपको पूरा कोर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ओके, देन आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, वही जाइगोट डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस हम बोलते हैं इसको। क्लियर है बच्चा? क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है, तो यहाँ पे तो अभी आप जाइगोटिक मियोसिस की बात नहीं करोगे, यहाँ एम्ब्रियो बनेगा। ब्रायोफाइटा से जो प्लांट्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। और एल्गी इज ओनली ए एम्ब्रियोफाइटा, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, डेवलपमेंट तो बात की बात। क्लियर? तो हम यहाँ पे डिवाइड कर दें जाइगोट डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस में, वही आ जाएगा आपका फ्रूट सीड सारा फॉर्मेशन, एंड देन फिर उसके बाद साइकिल चलेगी। तो चैप्टर में क्या पढ़ना है ये आपको एकदम क्लियर। ठीक, फिर हम कुछ और उसमें टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, एपोमिक्सिस क्या होती है। इस तरीके से हम कुछ टर्म्स को देखेंगे कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, उन सब फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। और ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी से। तो ये रहेगा आपका पूरा ओवरऑल समरी।
समझ में आ गई आपको बात? अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट एकदम इंट्रोडक्टरी है, कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। आज का प्रेजेंटेशन कैसे लग रहा है पहले ये बताओ, थोड़ा सा फीडबैक दो तो। आज के प्रेजेंटेशन में कुछ डिफरेंस है? हाउ वाज इट? ओह, अरे रिप्लाई कर दो भाई। गुड वन, ग्रेट, अच्छा लग रहा है, दिख रहा है अच्छा। चलो, अब टाइम रहेगा तभी ये मिलेगा, नहीं टाइम रहेगा तो मैं तो वैसे ही करूंगी बेटा, मेरे को तो नॉलेज देना होता है, सजाने वजाने का टाइम जितना रहेगा उस पर डिपेंड है। ओके बच्चे, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। एनसीईआरटी में आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हमारे लिए वो किस तरीके से फायदे में है? चलो बताओ, सोचो और बताओ। तुम लोग भी बताओ, मैं बताओ। तुम शांत हो, तुम्हें भी नहीं समझ में। चलो बच्चा, बताओ तुम लोग। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, प्लांट अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे हम कैसे लकी हुए? हाउ? बताओ 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 फटाफट। अरे बेटा देख, चलो फिर से आओ इधर। फ्लावर बन रहे हैं, फ्रूट्स बन रहे हैं, हम इनसे कई चीजें यूज करते हैं, फूड की तरह यूज कर रहे हैं। फ्लावर को हम मल्टीपल पर्पज पे यूज करते हैं ना, किसी को देना है फ्रेंडशिप डे पे यूज कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे पे यूज कर रहे हैं, किसी के शादी में गए तो वहां पे बुके दे रहे हैं, किसी को वेलकम करना है तो बुके दे रहे हैं। ठीक है, किसी का एकदम एंड सेरेमनी पे गए हुए हैं तो भी वहां पे हम लोग फ्लावर को यूज करते हैं। तो यू कैन सी कोई फंक्शन चल रहा है उसमें डेकोरेशन पर्पज से तो हम बहुत सारे यूज कर रहे हैं। फिर ऑर्नामेंटल तो है ही, हमारे घर में लगे हुए हैं। फिर आप फ्रूट्स को मल्टीपल पर्पज से यूज कर रहे हो, इन सभी की मेडिसिनल भी इम्पोर्टेंस है। तो मेडिसिनल पर्पज से अगर कुछ यूज कर दिया तब तो वो सबसे एकदम कहते हैं ना कि जिसको ताज मिल गया, उसको ताज मिल गया कि उसके अंदर कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, फिर सीड्स के अलग अलग सीड से आप ऑयल वगैरह ले रहे हो। ठीक, तो हम कई चीजें उनसे यूज कर रहे हैं बेटा, कमर्शियली भी यूज कर रहे हैं उनके पार्ट से। ठीक है, और अपने फूड चेन के भी हमारे वो पार्ट हैं फ्लावर। तो उन सब पर्पज से हमारे लिए हम लकी हैं कि भाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट धरती पे है। और एक ऐसे ही थ्योरी बता देती हूँ कि जो डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का रीजन के थ्योरी में एक स्टेरॉइड वाली थ्योरी है और एक बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी है कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स जो थे उनके लिए टॉक्सिक थे। तो ये भी अच्छी बात है कि वो चले गए धरती से, अदरवाइज फिर ह्यूमन आते तो पता नहीं उनका क्या होता। ठीक, तो ये तो लिखना मत, इसको ये वाला पोर्शन मत लिखना, फ्रूट्स फ्लावर सीड वहां तक लिखना वो ठीक है, डायनासोर को मत लाना तुम लोग। अभी एक दिन मैं इस तरीके से हम देख रहे थे हम लोग कि डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के रीजन, तो स्टेरॉइड और मैं ये एंजियोस्पर्म वाला पार्ट पार्ट बोल रही थी, तो फिर सुनील सर, कृषु, हम लोग सब लोग ऐसे हो गए कि ऐसा कैसे। तो हम वीडियो देख रहे थे तो फिर सुनील सर ने एक कंक्लूजन और निकाला, जब डायनासोर को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई ट्रिग्नोमेट्री सिखाया गया तो डायनासोर एक्सटिंक्ट होके चले गए। ठीक है, तो ये उनकी थ्योरी एक नई आई है। तो अभी तक हमने बायोलॉजिकल पॉइंट से दिया, एस्टेरॉयड वाला भी एक पॉइंट है, एंगल है, और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड वही है। तो ये मैथमेटिकल पॉइंट ये है कि जब डायनासोर को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई तो वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो देयर आर लॉट्स ऑफ हाइपोथेसिस जो निकलती रहती है। तो आर वी नॉट लकी, पहली लाइन पे हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्यों लकी हैं, हम किस तरीके से डिपेंडेंट हैं। The myriads of the flowers that we enjoy gazing at, the scent जो हम डेकोरेशन गिफ्टिंग में सेंट, जो परफ्यूम्स ले रहे हैं, परफ्यूम बना रहे हैं, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, that we soon over the rich colors that attract us। क्यों हम डेकोरेट करके क्यों लगा रखा है हमने अपने फ्लावर पॉट में, क्यों लगाया? जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लुक में अच्छा है, उनका जो व्यू है वो अच्छा है, उनके जो ब्राइट ब्राइट से कलर है उससे हमारे आंखों को एक शूदिंग इफेक्ट आ रही है, जो उनकी फ्रेग्रेंस है। जैसे तुमने रातरानी सुनी हो, रातरानी सुना है तुम लोगों ने? फूल इंग्लिश में क्या बोलते हैं रातरानी को? नाइट क्वीन।
जैस्मिन वगैरह, रात रानी। एक तुम्हारे साइड में हर श्रृंगार का फूल दिखता है अभी, किसने तो तुम लोगों में से ही किसी ने, विदुला ने या किसी ने लगाया था उसका एक दिन स्टेटस। इस तरीके का रहता है वो, व्हाइट व्हाइट और सेंटर में उसके ऑरेंज रहता है। दैट इज हर श्रृंगार। अगर आप तोड़ोगे तो थोड़ी देर में वो ब्राउनिश हो जाता है, बहुत नाजुक सा फूल होता है। नाइट जैस्मिन, ओके, ठीक है। तो हर श्रृंगार का फूल, तो ये सब, इन सब की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है ना कि ये जहाँ पे लगे होते हैं पूरा एक एम्बियंस जो होता है वो काफी पॉजिटिव शूदिंग सा परफ्यूम सा रहता है। तो रिच कलर, ये सब चीजें हैं ही इनकी पॉजिटिव चीजें। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हीं सब चीजों के पॉजिटिव पार्ट है। फ्लावर के लिए तो वो क्या है, वो उसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने का ऑर्गन है, ठीक है। दैट फ्लावर के लिए कैसे, प्लांट के लिए कैसे, कि उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुआ है, दैट इज फ्लावर, हायर एंजियोस्पर्म में। ओके, ह्यूमन के अकॉर्डिंग अपना नजरिया है, उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं अपन। तो फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए, हमारे सेल्फिशनेस से ही रिलेटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनका भी अपना एंगल है भाई, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। अब याद आ रहा है, मैडम रोक ले यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, बट नहीं रोकते हैं, चलो छोड़ दिया, आज माफ किया, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट। अब इन चीजों के अंदर देखो, बस मैं कुछ पॉइंट लिख रही हूँ, उनको आपको रिवाइज करना है। प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस वगैरह, साइमोस, रेसिमोस, ये सब आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक। तो आप जस्ट अपना टाइम प्लान करना, अभी 2-3 दिन लगना इसके पीछे, एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। ओके, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्लोरल पार्ट, फ्लावर की रिंग, ये सब यहाँ हिडन है बेटा। जब ये लिख रहा है ना कि इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्लोरल पार्ट shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, which is the end product। फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो हो सकता है, जिससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। ठीक है, एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एक रेंज है, लेकिन अपना बेसिक क्या है कि उसका आउटपुट क्या आएगा, रिप्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसके रिजल्टेंट हमें फ्रूट मिल सकता है। ओवरी खाओ भाई बढ़िया वाला, तो फ्रूट मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर जो बीज है वो सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, वो उसकी उसकी तुम्हारे लिए तो फ्रूट हो गया काम की चीज। उस प्लांट के लिए क्या है कि तुमने खाया, तुमने मैंगो खाया, मैंगो का मेसोकार्प तुमने एडिबल पार्ट लिया और उसको खाया, और उसके बाद उसके सीड को डिस्पर्स कर दिया। तो दैट इज द नेचुरल फिनोमेना ऑफ सीड डिस्पर्जल। इज इट क्लियर बच्चा? तो उसकी तो नेक्स्ट जनरेशन चलेगी ना। इन दिस चैप्टर let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plant। इस साल मैं एक चीज अपडेट करूंगी, मैं जब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ा लूंगी ना, उसी के साथ ये चैप्टर भी पढ़ा दूंगी, तो एक साथ में कंप्लीट पैकअप हो जाएगा। 12th एनसीईआरटी पीडीएफ दे दूंगी, पीडीएफ दे देंगे और वहीं पे खत्म कर देंगे, क्योंकि सब इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लोरल पार्ट और सारा स्ट्रक्चर याद है, वो लिलियेसी, लेगुमिनेसी फैमिली के फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, वो सब ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हो तुम लोग मॉर्फोलॉजी के साथ। जस्ट वहीं पे एक्सटेंड कर दो, एक चैप्टर ऐड कर दो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंड फुल पैकअप। यहाँ तक आने की नीड ही नहीं है। अभी क्या गैप हो गया है, तो गैप के लिए तुम्हें एक बार रिविजन करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। डायरेक्ट पूछ लेगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा बेटा, फ्लावर ही होगा, लिखा हुआ है डायरेक्ट। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। याद नहीं है कब से, लेकिन ये जब से रिलेशनशिप इनका बना होगा तब से ये डिपेंडेंट है फ्लावर्स पे, और फ्लावर से एक हेल्दी इंटरेक्शन है ह्यूमन का, एक सिंबॉलिक है।
ठीक है, जैसे तुम लोग भी भाई अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, तुम भी जानते हो डिफरेंस बिटवीन रेड रोज, येलो रोज, व्हाइट रोज, समझते हो ना? तो वो क्या है, सिंबॉलिक है। आप बुके दे रहे हो, क्यों किसी के बर्थडे पार्टी में आप जा रहे हो या किसी के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हो तो आप एक बुके बनवाते हो और जाते हो उसे देते हो, वाई? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द सिंबोलिज्म। आप उसको सिंबॉलिक दे रहे हो, उसके लाइफ में कलर्स आए, उसके लाइफ में फ्रेग्रेंस बनी रहे, उसकी लाइफ हैप्पीली हो। फ्लावर से खूबसूरत क्या चीज है? ठीक है। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. ओके बच्चों, क्लियर है? कुछ इसमें पढ़ने वाली चीज है नहीं, ये तो जनरल बात है, सोशल बातें हैं अपनी। लिस्ट at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in garden. बता रहे हो, ये तो फटाफट तुम ही लोग बता दोगे। Next, find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. पूजा वगैरह के टाइम अपन गेंदे के फूल को यूज करते हैं ना, मैरीगोल्ड फ्लावर। ठीक, तो इस तरीके के बहुत, आप रोज का यूज देख रहे हो, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लिली, ठीक, ऑर्चिड, इन सब का यूज है। सबकी अपनी खूबसूरती है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग घरों में लगाए जाते हैं एंड लोग उसको अपना, उनका अपना फर्टिलाइजेशन चल रहा है, आपका अपना फील गुड कंडीशन चल रहा है। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रिफर टू? जैसे सनफ्लावर का भी मैंने नाम दिया, तो सनफ्लावर की पूरी खेती होती है बेटा। सनफ्लावर फ्लोरिकल्चर एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाता है। जो आपने देखा होगा रिफाइंड ऑयल में सनफ्लावर ऑयल होता है। ठीक, इट मीन्स कि वो सनफ्लावर से एक्सट्रैक्टेड किया हुआ ऑयल। तो उसके लिए ऑब्वियसली आप फ्लावर पॉट में लगा के सनफ्लावर से ऑयल नहीं होगा, तो उसके लिए पूरा फील्ड में खेत होता है सनफ्लावर का, समझ रहे हो? तो ऐसा लोग जो फ्लावर को कल्चरिंग कर रहे हैं, मतलब फ्लावर की खेती कर रहे हैं, जैसे जो तुम अभी तुम लोग के साइड में भी, रत्नागिरी साइड में भी मैंने देखा है, काफी अच्छा वहां पे कल्चर है पूजा पाठ का। तो आप सुबह के टाइम आप जाओ तो इधर राम मंदिर से लेके उस साइड तक, और उधर वो जो एक मंदिर और है जहाँ पे भैरव मंदिर, शिव जी का सब है, एक कंप्लीट सेट की तरह है मांडवी के साइड। तो हर टाइम वहां पे फ्लावर फ्लावर वाले हैं, दुकान है उनकी जो फ्लावर लाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिंक कैसे होंगे? कोई ना कोई ऐसा होगा जो फ्लावर की सप्लाई को मेंटेन कर रहा है। तो जो उसके टॉप पे होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो फ्लावर की खेती कर रहा हो, तो दैट एरिया इज फ्लोरिकल्चर। समझ में आया? ठीक। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रोज अपने गार्डन से ही तोड़ के फ्लावर की सप्लाई को मेंटेन किया जाए, तो वो बल्क अमाउंट में फ्लावर को खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फ्लावर का मेंटेन कर रहे हैं, फ्लावर की सप्लाई। क्या आज रत्नागिरी में इतने फ्लावर जाने हैं, उतने फ्लावर रोज रत्नागिरी आते होंगे। हम तो बनारस साइड के हैं, और तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो, काशी कभी तुमने सुना हो तो, काशी, इलाहाबाद, हरिद्वार, ये सब बहुत पुराने हिस्टोरिकल पूजा पाठ वाले प्लेस हैं। तो ये तो एक कहे ना कि पूरा बिछा रहता है यहाँ। तो फ्लावर आप चले जाओगे ना, तो हम लोग के साइड तो हर 10 कदम पे फ्लावर की दुकान ही मिलेगी आपको, फ्लावर शॉप, वो पूरा बिजनेस है एक उधर। ठीक है, बम बम भोले की नगरी है, तो वहां पे तो बहुत भयंकर वाली पूजा पाठ होती है। तो उस पूजा पाठ को सुबह सुबह इंसान पूजा करता है, तो अगरबत्ती जलाता है, फ्लावर चढ़ाता है, वही चीज दे रहा है कि उसको मेंटेन करने के लिए उनको फ्लोरिक कल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ना होगा, कोई ना कोई उनका सप्लायर होगा। ठीक। फिर आप इस तरीके से समझो, जैसे अभी सनफ्लावर वाला एग्जांपल दिया, तो उनको भी सप्लाई चाहिए। आप परफ्यूम वाले में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं होंगे वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरल भी यूज किया जाता है। तुमने गुलकंद सुना हो, तो गुलाब की पंखुड़ियां यूज होती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल है। मैं फिर से वो फ्लावर का एक नाम भूल जाती हूँ जिससे कलर बनाया जाता है। ठीक है, तो होली के कलर को बनाने में वो नेचुरल फ्लावर यूज किया जाता है, उसको पानी में भिगो के रखते हैं तो पूरा पानी रेडिश कलर का हो जाता है, फिर उसको बॉयल करते हैं, ठंडा करते हैं, और वो एक नेचुरल कलर। ठीक, तो इस तरीके के कई सारे हैं जो प्रोडक्ट आपको नीडेड है, तो उसके लिए आपको बल्क सप्लाई चाहिए होगी, दैट इज फ्लोरिकल्चर।
टू अ बायोलॉजिस्ट। अब हो गया सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। नाउ कम टू अगेन बायोलॉजी। हम बायोलॉजिस्ट हैं और हम हमेशा बायोलॉजिकल अप्रोच देखते हैं। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फ्लावर का कौन सा, प्लांट का कौन सा पोर्शन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फ्लावर। हमें हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा दायरा वही है, ना हमें सेंट चाहिए, ना हमें परफ्यूम चाहिए, ना हम मेडिसिन की अभी बात कर रहे हैं। हमारा दायरा, हमारी लिमिटेशन इतनी है कि अब हम उस फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो what are the structure present inside the flower which are involved in the sexual reproduction? ओके, हमारा पर्पज इतना सा। अब ये देखो, फिर से एनसीईआरटी ने याद दिला दिया। इन क्लास 11 यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कहाँ पढ़ा है बेटा? मॉर्फो में। ओके, फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। चलो थोड़ा सा बोर हो लेते हैं। Can you name the two parts in a flower in which the two most important unit of sexual reproduction develop? अब तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो फ्लावर को मैंने डिवाइड करा दिया था एसेसरी एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। 4 रिंग स्ट्रक्चर, 4 रिंग, 4 वोल, इस तरीके से अपन ने बात की थी। और उसके बाद अपन ने डिवाइड किया था इसको एसेसरी रिंग एंड रिप्रोडक्टिव रिंग। याद आ रहा है कुछ? तो एसेसरी पार्ट में आ गया था अपना फिर से कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। क्लियर? देन आपका क्या आया था? एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब मैं स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही हूँ, या जगह नहीं बचा है। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं कि इनकी सिंगल सिंगल यूनिट की बात की थी हमने। तो कैलिक्स का सेपल, कोरोला पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल और कार्पल। यही थी कहानी बेटा। याद आ रहा है कुछ? आ गया होगा आई थिंक। तो उसी स्ट्रक्चर को आप देख लो, फटाफट रिकॉल कर लो। एंड यही सारी चीजें हैं जो आपको एक मन में आपके बैठी हुई है ऑलरेडी। जस्ट आपको याद रखना है जो स्ट्रक्चर जो इन सब चीजों को होल्ड करता है, दैट इज थैलेमस। ठीक है, जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो थैलेमस से डेवलप हो जाते हैं। तो थैलेमस, थैलेमस पे 4 रिंग। सबसे आउटर रिंग कैलिक्स, सिंगल यूनिट सेपल। ठीक, तो कैलिक्स, सेपल। देन कलरफुल, जो ब्राइट कलर की है, जो कलर्ड पोर्शन है, दैट इज कोरोला, सिंगल यूनिट पेटल। तो कैलिक्स का सेपल फर्स्ट। टू लेबलिंग कर लेते हैं अब। एग्जाम्पल में तो आएगा, एग्जाम में आएगा तो यही इमेज आएगा। ओवरी हमें पता है, चलो अभी छोड़ो उसको। और क्या देखें? 3rd रिंग आ जाएगी आपकी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम से एंथर तो टिप वाला पोजीशन हो जाएगा। चलो पूरा नेम नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी पेंसिल से लिखो स्टेमेन, एंड उसका पार्ट क्या रहेगा बेटा? एंथर। एंड देन गाइनोशियम, गाइनोशियम का अपर वाला पार्ट आपका हो गया स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। यहाँ पे आ जाओ, ओवरी। इतनी लेबलिंग दी हुई है। और स्टेमेन को डिवाइड कर दिया है इसने 3.1, 3.2। फिलामेंट याद है? अभी देखो मैंने इमेज लगा रखी है, वैसे तो दिखा, ये स्ट्रक्चर था। पॉलिन ग्रेन कहाँ बनती है? यहाँ पे एंथर में। ठीक है बच्चा, यस बेटा, गुड। ओके, तो अभी आप देख लो, ये रेसेप्टिकल, थैलेमस को रेसेप्टिकल भी बोलते हैं, जो गद्दी जिसपे सारी फूल की रिंग प्रेजेंट है, फ्लावर की कंप्लीट रिंग प्रेजेंट है। ठीक, तो आपको कैलिक्स, सेपल, देन पेटल, देन पेटल, देन आपको एंथर, फिलामेंट, स्टेमन का पार्ट, देन आपको पिस्टिल का पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। these 3 पार्ट ऑफ रिलेटेड टू कार्पल और पिस्टिल। ओके बच्चा, ठीक। फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल लिख दिया।
देख लो, सुंदर सुंदर फ्लावर लगा दिए मैंने। अब आपको जब एक्सपेरिमेंट करना होता है तो आपको रियल फ्लावर से इन पार्ट को निकालना होता है, आपको स्लाइड्स बनानी होती है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें कोई कट नहीं है, दिस इज जस्ट आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। तो आप बढ़िया वो प्लकर से यूज करके, फॉर्सेप से यूज करके धीरे धीरे आराम से, मस्टर्ड फ्लावर में कराया जाता है एक्सपेरिमेंट। तो आप इस तरीके से फ्लावर के पार्ट निकाल के रखते हो, काउंट करते हो, डिटेल देखते हो, फ्लावर अरेंजमेंट कैसा था, स्टेमन कैसा था, ठीक है, उसका गाइनोशियम कैसा है, कितने नंबर है, फ्यूज्ड है, फ्री है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ठीक, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं अपन लोग डिटेल में। तो स्टिग्मा स्टाइल, अब ये हिबिस्कस का एग्जांपल दिया हुआ है, कैलिक्स, स्टेम कह लो या ब्रांच कह लो, ओवरी, पेडंकल, सॉरी रेसेप्टिकल, ठीक है, या थैलेमस, देन ये पेटल, देन पूरा का पूरा पिस्टिल है, पिस्टिल के अपर पोर्शन में स्टिग्मा है, स्टाइल है, और इसी पे अरेंज्ड इसमें क्या होता है, एंथर होता है। देखा है तुम लोगों ने इसको? इसको हम लोग छोटे पे बोलते हैं हमारे साइड में कौरव पांडव। ये 5, ये 100, अपन इसको कौरव पांडव बोलते थे। और इसके अलावा एक फ्लावर भी होता है, उसमें भी कौरव पांडव वाला केस रहता है, उसके चारों तरफ 100 मतलब अब ये काउंटिंग में 100 है कि नहीं आई डोंट नो, बट 100 बहुत न्यूमरस स्ट्रक्चर रहते हैं एक जैसे, फिर सेंटर में 5 एक जैसे कलर के रहते हैं। तो उसको कौरव पांडव फूल बोलते थे हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे पापा को थोड़ा गार्डनिंग का शौक था, तो लगा हुआ भी था ये फ्लावर। ओके बच्चों, अब ये आपको फिर से, अब रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका मेन स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे एग प्रेजेंट होगा दैट इज ओवरी, और स्टिग्मा से ट्रैवल करके पॉलन ट्यूब तक आएगा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के आप कट वगैरह लगाते हो जब आप प्रैक्टिकली इन स्ट्रक्चर्स को आपको पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है? इसी का इनलार्ज किया हुआ है दिस पोर्शन। तो रिसेप्टिकल और स्टेमन जो ऊपर लगा हुआ था, ठीक है, उसको रिमूव करके यहाँ रखा गया, एंड पेटल, स्टाइल, सेपल, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आइडियलाइज फ्लावर मतलब परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और क्या लिख दें इसको, मोनोशियस फ्लावर। ठीक है, सब बढ़िया, सारे टर्म्स रिलेटेड। अब यार बेटा, कितनी बार एक चीज आएगा, लेकिन अब आपको क्योंकि है कोर्स में तो आप पढ़ते रहो। सेपल प्रोटेक्ट द अनओपेंड फ्लावर, प्रोटेक्शन का मतलब जब कली कली रहेगी, बर्ड रहेगा फ्लावर, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग जो है दैट इज कैलेक्स, एक पार्ट, सेपल, पेटल, एड इन पॉलिनेशन, हाउ, हेल्प मतलब कैसे करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, इसको देख के, इसके कलर को। इंसेक्ट आ रहे हैं तो इंसेक्ट के पास क्या है बेटा, कंपाउंड आई होगा, कंपाउंड आई उनको इनका कई सारे एकदम स्ट्रक्चर मोज़ेक पैटर्न में उनको इमेज दिखेगी, वो इसको देख के अट्रैक्ट होंगे, फिर नेक्टर लेंगे, कुछ फ्रेग्रेंस से आएंगे, कुछ नेक्टर को खाने के लिए आएंगे, कुछ देख के आएंगे, कुछ ट्रैप्ड भी होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट में, इन्हीं के स्ट्रक्चर को देख के। तो एड इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। Pistil, female reproductive organ divided into stigma, style, ovary, pollen land, pollen travel करके रिसीव होगा स्टिग्मा पे, स्टाइल वो पोर्शन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन के लिए जगह मिलेगी, ओवरी जहाँ पे ओव्यूल्स होंगे, जहाँ पे एग होगा ओव्यूल के अंदर, एंड देन फर्टिलाइजेशन प्लेस होगा। तो ये वो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर आप एक पूरी लाइफ साइकिल को देखना चाहो तो क्या होगा बेटा, यहाँ एम्ब्रियो से नहीं स्टार्ट करते हैं अपन, एक प्लांट से स्टार्ट करते हैं, प्लांट में माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस से ही अभी डिप्लॉयड है, ये सब डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड ऑर्गन डेवलप हो रहा है, और डेवलप होके उसने क्या बनाया, ऑर्गेनोजेनेसिस हुई उसके अंदर, और वहां पे फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन रोल प्ले करेंगे, इंडक्शन होगा फ्लावरिंग का, वर्नलाइजेशन होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर होगा तो उससे इंडक्शन हो जाएगा, और फिर वहां पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब वही बात है, कहानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का बनना, देन पॉलिनेशन, ट्रांसफर होगा, चाहे सेल्फ हो या क्रॉस हो,
सेल्फ पॉलिनेशन हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, कहानी वही है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। उसके बाद कंपैटिबिलिटी है, सेम स्पीसीज का है, केमिकल इंटरेक्शन हो गया तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया चैलोचियल एंड। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट एम्ब्रियो सीड बनेगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो को दिखाया हुआ है, अब ये डेवलप होगा, ठीक है, डेवलप होगा बाय द मीन ऑफ माइटोसिस एंड देन पूरा का पूरा प्लांट वही रेडिकल, प्लूम्यूल, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लांट। पहले सीडलिंग होगा देन प्लांटिंग होगा। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब स्टैमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, ये इनकम्प्लीट हो गए, सिर्फ 3 रिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पे। फीमेल फ्लावर होगा तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा, मेल फ्लावर है तो स्टेमन प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट एक इवेंट पढ़ना है अपने को, वही इवेंट क्या वो डिवाइड करके रखना है कि क्या क्या वहां पे है। इवेंट तो अपना वही होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि ये प्लांट है तो हमें फर्टिलाइजेशन के आगे डबल लगा देना है, बस इवेंट हो गया डिवाइड। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तक। अभी तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट रहा नहीं होगा इवन इसमें भी नहीं आएगा। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. ये अपने आप में पूरा सेल कंट्रोल की मैकेनिज्म होती है, वहां पे डीएनए इन्वॉल्व होगा, वहां पे ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व होंगे जो फ्लावर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेंगे। इसलिए बहुत टाइम पहले जब आपको एक फ्लावर दिख रहा है, एक्चुअली उसके बनने के बहुत टाइम पहले ये डिसीजन हो सकता है, हो जाता है कि उसका जिवनाइल फेज कंप्लीट हो गया है और वो फ्लावर अब वो प्लांट अब फ्लावर प्रोडक्शन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के फेज में एंटर करने वाला है। इसके इसके पीछे उस पर्टिकुलर स्पीसीज की अपनी लाइफ स्पैन वाली पूरी मैकेनिज्म और कहानी चलेगी कि उसको फ्लावरिंग करने में कितना टाइम, उसको रिप्रोडक्टिव फेज अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा और वो कब फ्लावरिंग हो। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग to flower has taken place. Several hormonal, underline करना बेटा, and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. ठीक है, जहां से प्रिमोर्डिया टाइप का, ठीक है, वहां से अब डेवलपमेंट ये फिर फर्दर डेवलप होके फ्लावर बनाएगा। तो एक बड की किस जगह पे बड बनेगा, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के गुच्छे को बोलेंगे अपन फ्लोरल प्राइमोर्डियम। Inflorescence are formed. Inflorescence is the basically arrangement of a flower. एक एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होंगे हमेशा, नॉट सॉलिटरी फ्लावर, सिंगल फ्लावर नहीं होगा। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर। Are formed which bear the floral buds and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate and develop. अब इट अगेन डिपेंड्स कि फ्लावर किस टाइप का है, क्या है। डबल परफेक्ट फ्लावर है तो दोनों स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएंगे, सिंगल फ्लावर है तो वो स्टेमिनेट है या पिस्टिलेट है, उसके अकॉर्डिंग ये रिंग डेवलप होंगी। यू वुड रिकलेक्ट दैट द, रिकलेक्ट मतलब फिर से 11th को रिकॉल करो, दैट एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टेमेंस। एक स्टेमेन की रिंग होगी, नंबर ऑफ स्टेमेंस हो सकते हैं, ठीक है, मोनो एडल्फस हो सकता है, डाई एडल्फस हो सकता है, एपिपेटलस हो सकता है। याद आ रहा होगा कुछ टर्म्स, ठीक है, ग्रुप में है, 2 ग्रुप है, एक सिंगल ग्रुप है, इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। तो रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इज इट क्लियर? दोनों रिंग तो फर्स्ट हमने स्टार्ट करना है स्टेमन से, मतलब एंड्रोशियम के पार्ट को देखना।
ओके बच्चा, फिगर 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and cylindrical stalk called the filament and the terminal generally bilobed. ये मार्क कर लेना, generally, not always, generally. Most of the angiosperm shows the bilobed anther, okay, called the anther. The proximal, अब टर्म पकड़ो, proximal, ठीक, proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. थैलेमस पे है तो नॉर्मल है, पेटल पे होगा तो एपिपेटलस होगा। एपिपेटलस कैसे शो करेंगे अपन, ए से शो करते थे। एंड कैलिक्स कोरोला में कौन सी है कौन के है, कैलिक्स कोरोला में विच वन रिप्रेजेंटेड बाय द सी एंड विच वन रिप्रेजेंटेड बाय द के। कैलिक्स के कोरोला सी, और कोई करेक्ट है, कैलिक्स के कोरोला सी। तो अभी एपिपेटलस आ रहा है, तो मतलब आपको क्या लेना है यहाँ पे, कोरोला, ए सी और एपी, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते थे। तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का पास वाला एंड, क्यों, क्योंकि फिलामेंट ओरिजिन यहाँ से हुआ है बेटा, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो प्रोक्सिमल, पी से प्रोक्सिमल, पी से पास, दैट इज थैलेमस। डिस्टल, दैट इज एंथर वाला एरिया। Okay, the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. या तो thalamus से होगा या तो petal से होगा of the flower. The number and length of stamens are variable in flower of different species. आपको एक variations दिखेगा वहां पे, ठीक, नंबर का variations होगा। अब ये क्या बोल रहा है आपको, 2.2a बोला था, अ टिपिकल स्टेमन स्ट्रक्चर। टिपिकल स्टेमन में आपको यहाँ पे शो कर रहा है पूरा एक लॉन्ग स्टॉक, दैट इज फिलामेंट, स्टॉक भी लिखा हुआ है, एंड ये अटैच्ड होगा प्रोक्सिमल एंड, इसका ये इधर से सिंथेसाइज होगा तो वो अटैच्ड होगा थैलेमस से या रिसेप्टिकल से, एंड इसका डिस्टल एंड क्या है, एंथर को बेयर करता हुआ। ओके, फिर से इनके स्टेमन के अरेंजमेंट पे आपने एक पूरा वेरिएशंस देखा हुआ है। तो एंथर, एंथर फिलामेंट और बाइलोब्ड होगा, और फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है दैट इज कनेक्टिव। बाइलोब्ड होगा तो लॉन्गिट्यूडनल एक पूरी फरो दिखती है, फिर आपको इस तरीके से मैंने बताया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम, वहां पे माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे। माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाते हैं ये स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज हो जाता है, इधर पूरा पॉलन सैक बन जाएगा, ये भी पूरा पॉलन सैक बन जाएगा, एंड अंदर माइक्रोस्पोर को अपन पॉलन ग्रेन कहने लगते हैं। तो इस तरीके का एक आपने डेवलपमेंट, एक ओवरव्यू पूरा पढ़ रखा है। ओके, तो एंथर फिलामेंट टुगेदर दे कॉल स्टेमन। कट किया हुआ दिख रहा है दूसरे स्ट्रक्चर में, वहां पे आपको पैकेट्स दिख रहे हैं, थीका बोलते थे इसको, डाइथिकल कंडीशन बोलते हैं अपन, बाइलोब डाइथिका कंडीशन, माइक्रोस्पोरेंजियम, वहां पे डिवीजन से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये इमेज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आएगी तो यही आएगी, पॉलन सैक लिखा है मतलब डेवलप्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, पेंसिल चलनी चाहिए, डेवलप्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। पॉलन सैक होगा तो पॉलन ग्रेन होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा तो माइक्रोस्पोर होगा। लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या है, क्योंकि यहाँ रप्चर करके दिखा दिया, तो मतलब पूरा डेवलपमेंट के बाद एक यहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगी, ड्राइनेस की कंडीशन आएगी, तो ड्राइनेस की कंडीशन से वीक पॉइंट जहां से ये डेहिसेंस होगा, जहां से ये फट जाएगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो सारे के सारे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो दैट लाइन इज लाइन ऑफ डेहिसेंस। ओके, कंप्लीट फ्लावर का इमेज दिख रहा है, अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम
प्रेजेंट है एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, यही माइक्रोस्पोर मैच्योर होंगे तो ये पॉलन ग्रेन बना देंगे। फिलामेंट एंथर को जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट किया है दैट इज कनेक्टिव, तो आपको कनेक्टिव का भी स्ट्रक्चर पढ़ना रहता है, इमेज में भी लोकेट करना होता है। फिर से फ्लोरल एक्सिस आर्टिकुलेशन इज जस्ट कि किस तरीके से वो उससे अटैच्ड है। पेडिसेल, नेक्टरी ग्लैंड जो नेक्टर को प्रोड्यूस करेंगी, अभी इन सब पे नहीं जाना है, ये भी नहीं देखना है क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, देखो अब ये एक्सपेरिमेंटल चीजें बोल रहा है इंटरेस्ट के लिए, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, आपने 10 स्टेमन इकट्ठे किए और वो एक ही फ्लावर के 10 एक ही टाइप के फ्लावर के 10 न हो, स्पीसीज को जब आप लाओगे तो ही आपको वेरिएशंस इजीली दिखेगी। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीसीज के 10 फ्लावर आपने कलेक्ट किए और फॉरसेप को यूज करके उनके स्टेमन को आपने निकाला। ठीक है, पेटल तो देखो जो आइडेंटिकल फीचर होते हैं, प्लांट का आइडेंटिकल फीचर पूछेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर है, लीफ। आप लीफ को देख के पहचानते हो क्योंकि हर टाइम वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं रहेगा। तो आइडेंटिफाई आपने कैसे किया, नीम का पेड़ नीम का दिख रहा है, आप उसके स्टेम को देख के पहचानते हो, नहीं। वो बहुत बड़े वाले बॉटनिस्ट जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो पहचानेंगे, आम की लकड़ी नीम की लकड़ी। तो स्टेम को देख के नहीं पहचान सकते, सेम वे में रूट को देख के तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते, माफ करे भगवान, ठीक है कि हम बॉटनी नहीं पढ़े, रूट को देख के भी नहीं पहचान सकते, लीफ को देख के पहचान सकते हैं। तो एक प्लांट का आइडेंटिफिकेशन फीचर दैट इज अ लीफ, और एक फ्लावर को आइडेंटिफाई करना होगा आप, तो आप जाके उसका स्टेमन नहीं देखोगे ना, आप जाके उसके गाइनोशियम नहीं देखोगे, दैट स्ट्रक्चर इज पेटल। गुलाब को गुलाब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उसके पेटल आपको दिख रहे हैं। मैरीगोल्ड को मैरीगोल्ड क्यों बोला, उसका पेटल अलग है। आइडेंटिफिकेशन फीचर फॉर अ फ्लावर इज पेटल, फॉर अ प्लांट इज लीफ, फॉर अ रिप्रोडक्टिव प्लांट लीफ एंड फ्लावर बोथ। ठीक है, अब मैंगो की ट्री को देख के, मैंगो को देख के तो बोलोगे ना कि मैंगो का ट्री है, लेकिन मैंगो हमेशा वहां तो नहीं रहेगा कि मुझे पहचानो मैं हूँ मैंगो ट्री, मेरे पे आम लगा हुआ है। तो आइडेंटिफाई आप किससे करते हो, लीफ से। तो छोटी छोटी बातें रिकॉल करके रखो ध्यान में। 10 flowers each from different species and arrange them on a slide, एक slide पे arrange कर लिया, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा, वेरिएशन। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसा गुलाब का स्टेमन है वैसा ही मैरीगोल्ड का स्टेमन है, वैसा ही सनफ्लावर का स्टेमन है, बेसिक सेम है। फ्लावर की 4 रिंग ही होंगी, एंड्रोशियम होगा, गायनोशियम होगा, वही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन उनके अरेंजमेंट, उनके टाइप्स, उनके अंदर फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर के नंबर, दैट हैविंग ह्यूज डिफरेंसेस, ह्यूज वेरिएशन। ओके, careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate, या फ्लोरल डायग्राम की तरफ आपको ले जा रहा है, आप डायग्राम बनाओगे उसको एक्सप्लेन करोगे, द रेंज इन शेप एंड द अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर। जैसे अपन ने बात की कि या तो एपिपेटलस हो सकता है, या तो फ्री हो सकता है, या तो आपस में डायडल्फस कंडीशन है तो 2 ग्रुप हो गए स्टेमिन के, 9+2 वाला याद है, 9+1 वाला, तो कैसे 2 ग्रुप है। ओके, तो लिलियेशी, लेगुमिनेसी, सारी जो फैमिली आपने देखा था वहां पे फ्लोरल डायग्राम में आप लिखते थे कि हाँ एंड्रोशियम के आगे आप क्या लिख रहे हो, वो उसकी रिंग को शो करता है। तो ये वेरिएशंस होते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एंथर इज बाइलोब्ड, मार्क करो, बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज दे आर डाइथिकस। अब यहाँ पे एनसीईआरटी करती है गड़बड़, पहले भी मैंने बताया, बाइलोब्ड तक तो ठीक है, 2 लोब आपने बोला, जैसे आपने अभी देखा था बेटा थाइमस ग्लैंड में देखा था बाइलोब, थायराइड ग्लैंड देखा था बाइलोब, तो लोब तो ठीक है, वो करेक्ट है, लेकिन एक में ही 2 थीका है, इधर 2 थीका है, तो 1 लोब इज डाइथिकल कंडीशन। ठीक है, दिस बोथ आर टेट्राथीका कंडीशन, बट वो जब तक आपसे पूछता नहीं है तब तक आप डाइथिकस पे ही रहो। दिस इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, तो ईच लोब के लिए ही ये आपको डाइथिकस कंडीशन बोल रहा है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा तो आप डाइथिकस नहीं बोलोगे। क्लियर है? ओके,
क्लियर है? डाइथिका, ये देखो यहाँ से पकड़ो, ईच लोब, ये करेक्ट है। पहले एनसीईआरटी में यहाँ पे मिस्टेक थी, या उसमें फ्लावरिंग वाले मॉर्फोलॉजी में लाइन गलत लिखी है। तो डाइथिका यहाँ तो करेक्ट है। ईच लोब हैविंग टू थिका, मतलब एक लोब का डाइथिकस स्ट्रक्चर है। Often a longitudinal grooves runs lengthwise separating the thica, तभी तो आप उसको बाइलोब बोल रहे हो ना, आप ऐसे बना रहे हो इमेज। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ही है जो उसको दो लोब में डिवाइड कर रहा है बेटा। दिस ग्रूव इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये कैसे चला? इस तरीके से तो गया नहीं, इस तरीके से आया। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स runs along runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissue and their organization in the transverse sections of an anther. 2.3a देखते हैं अभी। The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. अब देखो जो भी मैंने बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम है या पॉलन सैक बन चुका है वो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एंड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक ही एंथर के सेक्शन करने पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख सकते हैं। वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो चुका है, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल का डिवीजन चल रहा है, टैपेटम लेयर, एंडोमेशियम लेयर, ये सारी लेयर्स वहां पे बन रही हैं। या व्हाट इज द स्टेज ऑफ एंथर डेवलपमेंट, समझ रहे हो? फिर भी कुछ जनरल स्ट्रक्चर उनको आपको पढ़ना है। The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. उस टाइम में जब वो ग्रोइंग फेज में होगा तो आपको प्रॉपर थीका वगैरह दिखेगा। The anther is a four-sided tetragonal. अब ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उसने क्या किया, जैसे आप बटरफ्लाई बनाते हो ना, बटरफ्लाई पे आप बढ़िया सा तुरंत डिजाइन बना के यहाँ 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 आप ऐसे गोल स्ट्रक्चर बना देते हो। तो इसने क्या किया है, टेट्रागोनल सारे कॉर्नर पे इसने माइक्रोस्पोरेंजियम को डेवलप करना स्टार्ट किया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia. एक एंथर के अंदर 1 2 3 4 located at the corner. कॉर्नर पे है 2 in each lobe. एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर रखना है आपको। ओके, तो एनसीईआरटी में दिया था, अब एनसीईआरटी के बाहर एक स्टेमन के लिए लिखना है। प्लूरल फॉर्म स्टैमिना और स्टेमन्स इज द pollen producing reproductive organ of flower. Filament supports the anther and make the connection between thalamus and anther. ठीक है, थैलेमस और एंथर के बीच में जिसने कनेक्शन बनाया वो भी तो फिलामेंट ही है बेटा। एंथर प्रोड्यूसेस pollen grains, microspore. द माइक्रोस्पोरेंजिया, वो स्ट्रक्चर जब आप ऐसे इमेज बनाए हो तो यहाँ पे जो आपने बनाया कॉर्नर पे, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। एकदम एक लाइन में डेवलपमेंट की बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि अभी शॉर्ट में चल रहा है। फिर आपको स्टेजेस देखने हैं तो आप इसको देखोगे कि कैसे कैसे लेयर के डिफ्रेंसिएशन होगा, कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन स्पोरो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा एंड बिकम पॉलन सैक। तो सिंपल आप यहाँ पेंसिल से रखो, स्ट्रक्चर वही है, लोकेशन वही है, लेकिन उसका हमने इंटीरियर करके उसको चेंज कर दिया। ठीक है, आपका रूम वही था लेकिन रूम में आपने अरेंजमेंट कर दिया प्रॉपर, तो आपने रूम का अरेंजमेंट चेंज कर दिया सेम वे में। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया या बाइलोब थीका, वन थीका इज डेवलप्ड इनटू कंप्लीटली पॉलन सैक, और उसके बाद दोनों पॉलन सैक जो थीका है वो फ्यूज कर जाते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन रहेगा तो आप पॉलन सैक बोलोगे, जब माइक्रोस्पोर रहेगा तो आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोलोगे। इवन माइक्रोस्पोर के पहले भी, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेगा, मतलब जब तक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, तब तक वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। जैसे पॉलन ग्रेन बन जाएगा और वो आपस में फ्यूज होने लगेंगे, साइज बढ़ा लेंगे, दोनों थीका आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो फाइनली स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, एक इस लोब में, एक इस लोब में। अब कोई इंटरनल बाउंड्री नहीं रहेगी, पूरी ही तितली बन रही है यहाँ। ठीक, तो ये आपको चैम्बर एक मिलेगा, ये पॉलन सैक हो जाएगा, ये एक इधर इधर हो जाएगा, ये भी पॉलन सैक हो जाएगा। तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया या दो पॉलन सैक आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉलन ग्रेन बढ़ेगा
उसको जगह चाहिए होगा, वो टैपेटम लेयर से न्यूट्रिशन लेते हुए अदर टिश्यू को डैमेज करते हुए साइज को बढ़ाएगा। कोई क्वेरी यहां तक? ठीक है, अब जो 2.3 ए की बात कर रहा था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। देखो आप इसको ध्यान से, आपको लेयर पूछे जाते हैं सिंपल। कनेक्टिव तो आपको बीच में समझ में आ रहा है, जो फिलामेंट को जोड़ेगा, एंथर फिलामेंट के पार्ट से जोड़ेगा और थैलेमस से जोड़ेगा, वो हो गया आपका कनेक्टिव। अब लेयर को देखना है आपको, दिस इज लेयर। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो लेयर कहाँ है? पॉलन, आपके एंथर की लेयर को आपको समझना है। सबसे आउटर, फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड सीक्वेंस पूछता है सिंपल, एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टैपेटम। क्लियर? टैपेटम के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है, ये न्यूट्रिटिव लेयर, न्यूट्रिटिव। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मम्मी जी बैठी हैं, अब ये मम्मी जी करेंगे मियोसिस, मियोसिस करेंगी तो बनेगा पॉलन। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर डेवलप होगा तो बनेगा पॉलन ग्रेन। तो मम्मी जी को न्यूट्रिशन चाहिए, तो मम्मी जी न्यूट्रिशन कहाँ से लेती रहेंगी? टैपेटम से। तो यहाँ पे फिर चेंज होगा, और ये फाइनली देखो आप, देखेंगे इसको हम लोग स्टेप वाइज। फाइनली क्या बना? पॉलन सेल। और ये क्या था? ये था लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहाँ से डेहिसेंस भी शो कर दिया, और ये अब पॉलन ग्रेन फ्री हो जाएंगे। दीज आर द मेल गैमेटोफाइट, कल भी मैंने बताया था। ये मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है। ओके हमारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? क्या लिखा था मनाली तुमने? पॉलन सैक, अभी समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? ओके गुड, सभी को क्लियर है? तो लेयर आपसे पूछेगा फ्रॉम इनर टू आउटर, तो टैपेटम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस। आउटर टू इनर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक, फिर सेंटर में आपके माइक्रोस्पोर मदर्स है। इसके बाद कैसे डिवीजन होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, वो डिफरेंट कहानी है। तो यहाँ पे आप फिर से देखो, टैपेटम, अब ये आएगा आपको लेबलिंग करने के लिए, तो टैपेटम आपको यहाँ तक लेके जाना है बेटा। ठीक, एपिडर्मिस आउटर, एंडोथीसियम जस्ट बाद में एपिडर्मिस के। देन आपको देखना है मिडिल लेयर, देन आ रहा है आपका टैपेटम। तो 1 2 3 4। क्लियर? टैपेटम किसको घेरा हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू को। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है बच्चों, अभी इवेंट्स में हम इसको पढ़ेंगे ही, बट इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। तो ए क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन यंग एंथर, अभी यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं बने हैं, डेवलप होंगे। क्लियर? enlarged view of one microsporangium showing wall layers। बी, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को enlarge करके लेयर्स को दिखा रहा है। अब मैच्योर डेहिस एंथर, डेहिसेंस हो चुका है, उसके बाद एक एंथर की इमेज शो किया हुआ है। तो नंबर ऑफ आपको पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। एनसीईआरटी ही है, मैंने थोड़ा टेबल वो बुलेट कर दिया उसको। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसफर सेक्शन इज अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layer, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. Sequence यही रहेगा, layers के बारे में डिटेल में देखेंगे। The outer 3 wall layers perform the function of protection. Outer 3 wall देखो आ रहा है, tapetum के पास पहुंचने वाला है। ठीक है, outer 3 क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मार्क करो, ये क्वेश्चन है। एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। डेहिसेंस कैसे होगा? जैसे आपकी, आपको अभी तो ठंड आपको बहुत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपने फील किया होगा, जैसे हल्की सी ठंड आती है, आपको स्किन में एक खिंचाव सा, रूखी रूखी सी त्वचा लगती है ना, ऐड आता है रूखापन। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मॉइस्चर खत्म हो रहा है, तो आपको एक सरफेस पे फोर्स आ रहा है, उससे आपकी स्किन खींच रही है। सेम वे में यहाँ पे भी मॉइस्चर कम हो रहा है, मॉइस्चर कम होता जाएगा,
और वो लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर है आपस में जुड़ के वो एक खिंचाव करेंगे और उस खिंचाव की वजह से जो वीक पॉइंट है, जो डाइसेंस पॉइंट है, वहां से वो रप्चर हो जाएगा। ओके, तो प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस, ये क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, मार्क कर लो वहीं पे। ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन, the innermost wall layer is the tapetum, it nourishes, this is nourishment layer। सबसे रिपीटेड ये क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम में आए या सिंगल क्वेश्चन आए, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया। nourishes the developing pollen grain, याद रखना, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर से लेके माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन तक ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। सेल्स ऑफ द टैपेटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म, जिसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म उसके पास ज्यादा स्टोरेज, उसके पास ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। दिस इज अगेन एमसीक्यूज। टैपेटम की लेयर जो होती है, टैपेटम की लेयर की जो सेल है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब इस कैसे बनेगा ये बात करेंगे, ठीक है। सिंसीसियम, सिनोसिटिक, वो कंडीशन याद होना चाहिए, उन्हीं से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आएगी। तो टैपेटम को जब पढ़ेंगे, लेयर को डेवलप करेंगे, तब वहां पे देखेंगे। तो आज मेन क्या रहा आपका, आपने पूरा फ्लावर को रिकॉल करा, उसके बाद आप डिफरेंट पार्ट देख रहे हो, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हो, उसमें आपने स्टेमन को देखा, स्टेमन में फिलामेंट, और एंथर को समझने के लिए एंथर की वॉल लेयर तक पहुंचे, वॉल लेयर और एंथर का डेवलपमेंट ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, क्लियर है बच्चा, क्लियर है, कोई क्वेरी यहाँ तक, एनी क्वेरी? चलो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। अभी कल की आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, अच्छे से कल का टेस्ट दो। ओके, चलो, कुछ पूछना है? आसना, आयुष, फरिया, कश्मीरा, केतकी, मनाली, आज तुम लोग सेंटर जाओगे? फिजिक्स का क्लास है आज, सेंटर जाओगे? आज तो पढ़ाई कर रहे होगे वैसे भी। यश, कामिनी, ओके, चलो फिर बायो का कुछ भी डाउट रहे तो मैसेज वगैरह कर देना, और अच्छे से फोकस होके पेपर देना, घबराना नहीं पेपर से। देखो, स्ट्रेटजी थोड़ा सा बता देती हूँ फिर से, क्योंकि पहला क्यूमुलेटिव एक ना मेजर टेस्ट देने जा रहे हो जिसमें 7 चैप्टर आ रहा है, तो एकदम बिना घबराए इन 7 चैप्टर्स को एक बार सारे 90 क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू होना है, मतलब रुकना नहीं है कहीं पे। आपको पता है बच्चा, अभी जो पेपर हो रहा है उसमें 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन 180 मिनट, तो आप समझ सकते हो यार, रुकने का टाइम नहीं है। ओके, तो पहला जो 90 क्वेश्चन का सेट करना है आपको, वो जस्ट गो थ्रू, पढ़ो, आ रहा है तो रुक चलो, पढ़ो, चलो, पढ़ो, चलो, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, कहीं पे भी टाइम देना है। सेम इज फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अगर लगता है कि आ रहा है तो करो, नहीं तो एक राउंड, फर्स्ट राउंड में जस्ट गो थ्रू। जहां पे आपने रुके और सोचने में लग गया टाइम, वहां आप इस टाइम लिमिट को फिर मैनेज करने में प्रॉब्लम में आओगे। तो फर्स्ट राउंड आप जस्ट फटाफट ऐसे 90 क्वेश्चंस देखते जाना, जो एकदम श्योर हो वो कर लेना, जो नहीं श्योर हो उसको कुछ मार्किंग करके कि अरे ये भूल रहे हैं, आता था, इस तरीके का होता है ना, तो उसको कुछ डॉट या कुछ मार्क करना कि इस पे आना है दोबारा, ताकि वो फिर से आपको ढूंढना ना पड़े, तो उसकी एक मार्किंग करना। और जो हो जाएगा उसको तो कोई मार्क करने का नीड नहीं है, आप टिक करते हो तो टिक करते चलना। ओके, अच्छा, तुम लोग तो ऑनलाइन देते हो तो मार्किंग उसमें ध्यान से करते हुए चलना, लेकिन टाइम नहीं देना। फिर इसी तरीके से सेकंड राउंड तक का ही टाइम बचेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे तब तक टाइम ओवर हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर लेना फिर। चलो, अभी ऑल द बेस्ट बोलते हैं कल के टेस्ट के लिए, डाउट के लिए कभी भी मैसेज कर लो। बाय बच्चा, बाय, गुड डे।